मैं रिजवान असद और आप देख नशे में न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ माने हुए बुजुर्ग सहाफ़ी और बुजुर्ग सियासतदान उबैदुल्लाह शरीफ साहब हैं। उबैदुल्लाह शरीफ मुदीर आला रोज़नामा पासबान साहब हैं, जिससे मेरा बहुत ताल्लुक़ात है। मेरे मरहूम वालिद उस्मान असद साहब पासबान से अपना सहाफ़ी सफ़र शुरू किया था। उसके बाद नशेबन हफ्रोज़ा 1960 पर्दों से, और उबैदुल्लाह शरीफ सामने मैं एक छोटा बच्चा हूँ और इनकी ज़िंदगी, इनकी एक कैरियर ग्राफ देखते आ रहा हूँ। एक अच्छे सहाफ़ी और अच्छे एडिटर होने के नाते और अच्छे सियासतदान हैं। 1980 पर 1996 में बेंगलुरु नॉर्थ से लोकसभा का इलेक्शन उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने लड़ा था और बहुत कम वोटों से उनकी हार हुई। बहरहाल आज 2024 है और फिर लोकसभा 2000 हैं और हम इस वक्त उबैदुल्लाह शरीफ साथ हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। सर, आपको मुबारक जन्मदिन। मालूम है हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन एक आपको मुबारकबादी, अल्लाह आपको अच्छी हयाती दें और कौम की खिदमत करने का और अच्छा मौका दें। सर, अभी 2024 का लोकसभा इंतखाब, आज की हालात देखते हुए, हिंदुस्तान की हालात देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मौजूदा हालात मुल्क के जो है बहुत ही संगीन हालात हैं। इस वक्त सारे मुल्क में जो है एक हलचल सी मची हुई है। जो साफ ज़हीन रखने वाले मुल्क के जो बाशिंदे हैं वो गहरी सोच में हैं कि मौजूदा जो सेंट्रल की हुकूमत है ये जो है किसी भी तरीक़े से मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, उसे बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है और सिर्फ नारेबाजी हो रही है, बल्कि 2014 से अब तक मुल्क में कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी है जो है वो जुमलेबाजी में लगे हुए हैं। 2 करोड़ सालाना नौकरियों का जो ये था, आज तक ना उस पर अमल हुआ। 2014 में उन्होंने कहा था कि हर हिंदुस्तान के शहरी के अकाउंट में 14 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आएंगे। किसी के अकाउंट में 15 पैसे नहीं आए। तो और इस वक्त जो है हुकूमत जिस तरीक़े से सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल कर रही है, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो और मीडिया भी, और उसके साथ जो है उनका गोदी मीडिया जो है उनका साथ दे रहा है। सच्चाई की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीक़े से सोचा जाए तो ये इलेक्शन 2024 का जो है बहुत ही अहम इलेक्शन है और मैं समझता हूँ कि एनडीए का जो गठबंधन है वो इस वक्त जीतेगा। इंडिया का गठबंधन जो है जीतेगा। आपका माहौल देख रहे हैं, 2014 से पहले माहौल अलग था। लोगों में जो मोहब्बत थी, प्यार थी और जो मेल मिलाप था और जो सियासतदान, अगर तुम एक दूसरे की पार्टी से अगर है तो भी एक मेल मिलाप था। लेकिन आज एक डर का माहौल है, उसके बारे में आप क्या? देखिए, जैसा कि मैं आपको कहा कि इस वक्त जो है ऑफिशियल मशीनरी को जिस तरीके से अपोजिशन को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसमें जो है डर का माहौल तो है ही है। नफ़रत मोहब्बत जो है ना सिर्फ सियासतदानों में थी, बल्कि नफ़रत का बीज इस तरीके से बोया गया है कि एक दूसरे को देखकर जो है आज शक की नज़र से देखे जा रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जो है इस मुल्क में, इस मुल्क की आज़ादी के लिए सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और सब मिलकर जो है यहाँ एक भाईचारे से रहते थे। गंगा जमुनी तहज़ीब थी यहाँ की। उस तहज़ीब में, उस मोहब्बत में जो है इन्होंने जहर घोलने की कोशिश की है। लेकिन आज भी जो है जो समझदार लोग हैं, 90% समझदार लोग हैं, वो जो है इनकी पॉलिसी को नहीं मानते। लेकिन क्या कहा जाए कि इस वक्त जो है उनके हाथ में ऐसी हुकूमत है इनकी कि ये कुछ भी ना। सिर्फ देखिए, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आए, इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो है जिस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की
आज़ादी के बाद इतना बड़ा घोटाला ही नहीं हुआ है, सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम। बट इसकी कोई चर्चा नहीं हो नहीं, इसलिए गोदी मीडिया जो है उसको दबा के रखा है। हम अपोजिशन के लोग उसके खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन आवाज़ लोगों तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए कि सिवाय सोशल मीडिया के कोई इसके खिलाफ नहीं कह रहा है। मीडिया जो है बिल्कुल उनके हाथों में चला गया है, अरबपतियों के हाथों में है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं है, चंद लोगों का विकास है। अडानी का, अंबानी का विकास हो रहा है, बीजेपी का विकास हो रहा है, आम अवाम का विकास नहीं हो रहा है। अभी हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स है उसको फ्रीज किया गया और आपके ऊपर टैक्स डाला गया। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी के पहले भी दूसरे लीडर भी जेलों में हैं। अब केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया इन्होंने, हेमंत सोरेन को डाल दिया। इनका बस चलेगा तो जितने भी लीडर हैं, अपोजिशन लीडर, सबको किसी ना किसी केस में ये जेल में डालने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन क्या है? ये इलेक्शन कमीशन भी क्या कहा जाए, इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, कुछ कहना ठीक नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर होता था, अपॉइंटमेंट होता था, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते थे, उनको निकाल दिया। क्या मकसद है उसका? कर्नाटका पॉलिटिक्स में आएंगे। पिछले साल आपकी हुकूमत आई, कर्नाटका कांग्रेस हुकूमत आई, बहुत बहुमत से 130 पर 6 सीट आई। जो प्यार और जो विश्वास देके उनको बहुमत लेके आई, क्या समझते हैं कि 10 महीने में कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो पूरे गारंटीज या जितने भी वादे किए थे या माइनॉरिटीज़ को, अक़लियत को वादे किए, पूरे किए हैं, या कहीं आपकी कमी होगी, कमी पेशी? ये जहाँ तक हमारे कर्नाटक की जो हुकूमत है, इस वक्त मौजूदा हुकूमत, इलेक्शन के दौरान सोनिया जी, राहुल जी और खारगे साहब की क़यादत में सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार ने 5 गारंटियों का ऐलान किया था और लोग जो है उन गारंटियों का भरोसा किया। और लोग भी यहाँ भी जो पिछली हुकूमत थी, बीजेपी की हुकूमत, जो 40% कमीशन की हुकूमत थी, उससे भी जो है बदजन हो गए थे और हमें वोट दिया। हम 136 सीट से जीतकर कामयाब होकर आए। जैसे ही हमारी हुकूमत बनी, हमने 5 गारंटी का फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में और 5 गारंटी जो है सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार साहब ने इम्प्लीमेंट किया है और इसका करोड़ों कन्नडिगास को जो है इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। और मैं समझता हूँ हर बस, औरतों के लिए बस फ्री है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मर्दों ना खुश है। नहीं, मर्दों को क्या, कम से कम उनकी जेब का पैसा तो बच रहा है कि औरतें कहीं भी घूम रही हैं, फिर रही है। 200 यूनिट करंट फ्री दे रही है। 10 किलो चावल एक आदमी को, जिसके लिए 5 किलो चावल दे रहे हैं, 5 किलो का पैसा दे रहे हैं। 2000 रुपये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको जो है स्टाइपेंड्स दिया जा रहा है, 2000 और 1000 रुपये। इससे ये करें कि ये फ्री पीस हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, क्यों दे रहे हैं? अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया ये अपीसमेंट कर रहे हैं। अब जो नरेंद्र मोदी गारंटी कह रहे हैं वो क्या है? उनको पैसा कहाँ से आ रहा है? हिंदुस्तान की हुकूमत कितना कर्जा ली हुई है? सर, एक बहुत अहम क्वेश्चन है। अक़लियतों को आपने जो वादा किया था, बहुत लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मिनिस्ट्री में भी बहुत 2 लोग को दिए, 4 लोग को देना था, और इस बार इस पार्लियामेंट इलेक्शन में 4 सीट मांग रहे थे, आपको 1 सीट दिए बेंगलुरु सेंट्रल। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात सही है कि 2 मिनिस्टर हमको दिए गए हैं। एक स्पीकर का पोस्ट हमको दिया गया है, जो बहुत अहम होता है। स्पीकर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। तनवीर सेठ को भी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। तनवीर सेठ साहब को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। पहली बार एक मुसलमान BDA का चेयरमैन बना है। पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब हैं। ऐसा नहीं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। KJ जॉर्ज जो खुद माइनॉरिटी के हैं, वो पावर मिनिस्टर हैं। और जहाँ तक है इस बार का बजट जो है, माइनॉरिटीज़ के लिए बजट में भी इजाफा हुआ है। हमारे सिद्धरामैया साहब का ये वादा है कि पूरे 5 साल के अंदर माइनॉरिटीज़ का बजट 10,000 करोड़ रुपए होगा। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ के जाएगा और 5वें साल तक मैं समझता हूँ 10,000 करोड़ हमें बजट आएगा। किसी के चेयरमैन रह चुके हैं, आप भी सियासतदान में, मैं भी 30-7 साल से साफत में हूँ। ये जब भी बजट अलॉट होता है, क्या ये
हकदारों को मिलता है, गरीबों को मिलता है, कि एमडीसी का बजट यूटिलाइज बराबर होता है, कि हमेशा यही शिकायत रहती है कि बजट यूज़ नहीं होता है। जो बजट आता है थोड़ा आता है, उसके बाद वापस पैसा जाता है, और बीच में बहुत से लोग अनवांटेड लोग इसका फ़ायदा उठा के करते हैं। तो आवाम को इसका सही फ़ायदा नहीं हो रहा है, गरीबों को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखिए, हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वो बजट दे। हुकूमत बजट दे देती है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग जो है ऑफिसर्स होते हैं। जहाँ अच्छे ऑफिसर्स होते हैं वहाँ इम्प्लीमेंटेशन ठीक होता है। मैं समझता हूँ इस वक्त जो है माइनॉरिटी डायरेक्टरेट में एक बहुत अच्छे ऑफिसर है, डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केएमडीसी में भी अच्छे लोग हैं। केएमडीसी में जो बेहतरीन स्कीम जो है, जहाँ तक मुझे मालूम है, वो एजुकेशन लोन की अरवी स्कीम है, जो डायरेक्ट पैसा जो है स्टूडेंट को उनके कॉलेज को जाके मिलता है। ये ऐसी चीज़ें हैं, इम्प्लीमेंट होता है। थोड़ी बहुत कहीं कमज़ोरियाँ होती हैं, उसमें जो है हुकूमत की तरफ से नहीं होती है, वह इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की थोड़ी बहुत कोताहियाँ होती है। अभी बेंगलुरु सेंट्रल को आएंगे सर। आप बेंगलुरु सेंट्रल में मंसूर अली ख़ान एक नौजवान, पढ़े लिखे, समझदार, अच्छे इंसान हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और ये रहमान खान साहब के फर्जंद अर्जुमन हैं। तो आप इनका इंतकाल हो रहा है, क्या है इनके चांसेस, और अब क्या स्ट्रैटेजी है? क्यों के बाद 2004 से कांग्रेस के पास बेंगलुरु सेंट्रल सीट नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोग जो वोट डालने जाते हैं, मुसलमान हो, एक बड़ी तादाद में नहीं जाते, और इसकी वजह से 30 या 40 या 50,000 वोट से हार होती है। इस बार एक नौजवान मंसूर खड़े हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या स्ट्रैटेजी है, और एक सीट कितनी अहम है हमारे लिए? देखिए, हमारे लिए हर सीट अहम है। कांग्रेस के लिए कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 28 के 28 सीट अहम और इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, आपने उससे पहले पूछा कि एक सीट क्यों दी, 2-3 देना था। 4 सीट मांगे थे। 4 सीट हम मांगे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना एक तरीक़ा होता है। कई जगह जो है मुनासिब कैंडिडेट ना मिलने की वजह से सीट नहीं दी गई, और ये बेंगलोर सेंट्रल जो है, ये भी जो है बड़ी मुश्किल से हमें मिली है, क्योंकि इसके पिछले 3 मरतबे से हम जो है यहाँ हार चुके हैं। सांगलियाना 1 मरतबा और 2 मरतबे रिजवान अरशद। रिजवान अरशद 2014 में जो है 1 लाख से करीब हारे थे, लेकिन 2019 में उनके हार के मार्जिन जो है 70,000 कम हो गई, 70,000, यानी 35,000 वोट लेते तो हम जीत जाते थे। उसमें हारने की एक और कारण है कि प्रकाश राज खड़के 40,000 वोट ले लिए, और आम आदमी पार्टी के 7-8,000, और नोटा 10,000 हुए थे। तो इस बार आप उसका फ़ायदा कैसा उठाते हैं, और मंसूर को जिताने के लिए क्या कोशिश है? देखिए, 2023 में जो असेंबली इंतखाबात अब हुए हैं, जिसमें गारंटी का ऐलान हुआ, 136 सीटें आई, 136 सीट्स कांग्रेस को आई। गारंटी इम्प्लीमेंट हो गई है, और 2023 में कुल 8 असेंबली हल्के हैं कांग्रेस के बेंगलुरु सेंट्रल में। 5 आपके हैं कांग्रेस। माधवपुरा है, सीवी रामनगर है, राजाजी नगर है, सर्वज्ञ नगर है, शांति नगर है, गांधी नगर है, शिवाजी नगर है, चामराजपेट है। ये 8 असेंबली हल्के हमारे हैं। 8 में 5 कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हुए हैं, जिसमें 3 अब मिनिस्टर हैं, एक जो है चेयरमैन है, बीडीए के चेयरमैन है। अगर आप ये 8 असेंबली हल्के के वोट कुल मिलाकर देखेंगे तो कांग्रेस जो है 71,000 से ज़्यादा वोट लीड में है। तो वही लीड अगर मेंटेन हो जाए तब भी हम जीतेंगे। लेकिन इस वक्त जो है ये 5 गारंटियाँ का फ़ायदा जो लोगों को पहुंचा है, मैं समझता हूं मंसूर अली खान 1 लाख वोटों से ज़्यादा जीत हासिल करेंगे। और एक अच्छा नौजवान है, होनहार नौजवान है, कांग्रेस ने भी सोच समझकर उनको सीट दी है। पढ़ा लिखा है, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी लोगों को उन्होंने इलेक्शन यहाँ खड़ने से सोचना भी नहीं होगा। उस वक्त से यहाँ के स्कूलों के बच्चों को महंगी किताबें, नोटबुक्स, क्लासमेट आईटीसी कंपनी की कई हज़ार बच्चों को नोटबुक्स दिए हैं, टेक्स्ट बुक्स दिलाए हैं, स्कॉलरशिप्स दी हैं। यानी कि इलेक्शन सोच के नहीं किया उन्होंने, फिलैंथ्रोपिस्ट है बिल्कुल। तो ये जो है उनका काम। और बहुत जैसे कि हमारे एमएलएस हैं इस वक्त, जाट साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी डेवलपमेंट का काम किया है। ज़मीर अहमद खान साहब, वो तो किंग खान हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। दूसरा रिजवान अरशद,
एन.ए. हारिस दोनों इन और हमारे दिनेश गुंडूराव इन सब ने अपने अपने हलके में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट का काम किया है। शिवाजी अच्छे पॉपुलर भी हैं। तो ये लोग मन लगा के पूरे दिल के साथ काम कर रहे हैं। हमारी पूरे एमएलएस 3-5 एमएलएस सिटिंग एमएलएस, 3 डिप्यूटेड एमएलएस, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे वार्ड प्रेसिडेंट, हमारे वर्कर्स इस वक्त जंग के मैदान में हैं। ये सोच के काम कर रहे हैं कि इस बार किसी भी हालत से जो है कांग्रेस को यहाँ जिताना है। मंसूर अली खान को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताने का अहद रखा है। तो मेन लीड चामराजपेट, शांतिनगर, सर्वेजी नगर से 70,000 की लीड आई, तो 1 लाख वोट से मंसूर खान कामयाब। इंशाल्लाह आप इस मरतबे देखिए, महादेवपुरा में भी हमको वोट ज़्यादा आएंगे, सीवी राम नगर में भी वोट ज़्यादा आएंगे, राजाजी नगर में भी वोट ज़्यादा आएंगे। राजाजी में 25,000 मुसलमान ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, नहीं उसे कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। देखिए ये जो है इलेक्शन है, इलेक्शन में कई चीज़ें जो है आम आवाम के सामने खुल कर जो है बताया नहीं जा सकता कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, वहीं पे जो है नेक्स्ट तादाद तमिल बोलने वालों की है। हमारे एससी भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं। क्रिश्चियन अच्छा बात है, एक क्रिश्चियन का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ रहा है और उनकी नाराज़गी है कि उनको निगलेक्ट किया गया है, और कोई फ़र्क पड़ेगा? जहाँ तक मुझे मालूम है क्रिश्चियनों में कोई नाराज़गी नहीं है। किसी एक फ़र्द को हो सकता है इंडिविजुअल, वो भी जो है जार साहब बात करके वो ये कराएंगे, कोई उसका ये नहीं है। हमारा कैंडिडेट बिशप से मिला था, तमाम क्रिश्चियन फादरों से भी मुलाकात किए हैं, तो सब हमारे साथ। एक अहम सवाल आपसे कि जब भी इलेक्शन का दिन आता है हमारे लोग बाहर आके वोट नहीं करते, उनको जुल्म से करना है, और आज जुमे का दिन वोटिंग है, तो आपकी एक अपील क्या है, एक मैसेज क्या है कि आके? देखिए इस वक्त सारे मुल्क में हर एक शहरी का यह फ़र्ज़ है कि वो वोट चलाए। ख़ासकर मैं मौलाना नोमानी साहब का बयान सुन रहा था, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मुसलमान वोट नहीं देगा तो क़यामत के दिन उसकी पूछ होगी। वोट एक अहम फ़र्ज़ है, वोट एक हमको जो है आइन ने कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया हमारा हक़ है, इसे चलाना हमारा फ़र्ज़ है। ये बात सही है कि कई हलकों में जो है पोलिंग थोड़ी कम होती है, हम उसके ऊपर पूरी तवज्जो कर रहे हैं। एक बूथ के ऊपर जो है हम तवज्जो दे रहे हैं कि कौन से बूथ में पोलिंग कम हुई, उसमें कैसे उसको पोलिंग बढ़ाया जाए, ये सब हम उसके वर्कआउट कर रहे हैं। नशीमन को बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वफीदुल्लाह शरीफ साहब का ये कहना है कि वोट हमारा हक़ है, उसको ज़ाया मत कीजिए, और बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत उम्मीद से और बहुत चाहत से करें कि मंसूर अली खान 1 लाख वोट से बेंगलुरु सेंट्रल जीतेंगे। वक्त ही बताएगा। और एक अपील है, मैं एक साफ़ी होकर अपील करता हूँ, जाइए वोट किए, आपका वोट ज़ाया मत करने दीजिए और देखते रहिए नशीमन न्यूज़।